हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, उसकी एग्जांपल्स देखी थी और उस एग्जांपल में हमने एक चीज़ छोड़ी थी, वो थी पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसमें भी चार्ज कंजर्व रहता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्या है कि कोई जोड़ा बन रहा है। किस प्रोडक्शन मीन बनना और पेयर मीन कोई जोड़ा बनना। जोड़ा किसका बनना, पेयर किसका बनना, एक पार्टिकल और उसके एक एंटी पार्टिकल का। पार्टिकल और उसके एक एंटी पार्टिकल का जो पेयर बनता है उसको हम स्टडी करते हैं। वो कैसे, उसका ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई एक गामा, ये गामा है, गामा रे फोटॉन है, ठीक है जी, इसके पास एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो तो फिर ये क्या करता है, दो पार्टिकल में बट जाता है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, और दो पार्टिकल में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरे को बोलेंगे जी पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं इसे पार्टिकल बोलूं और ये इसका एंटी पार्टिकल होगा, ठीक है, एंटी पार्टिकल। अब ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल की क्या कहानी है, इसे थोड़ा समझिएगा। कि अगर यूं मानिए कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जी 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है जी, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका चार्ज लिखूं, क्यू फॉर चार्ज, तो चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लिख देते हैं, तो यह आता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसे पार्टिकल बोलूं तो इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, मास ऑफ पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन होगा तो इसका क्या होगा, बिल्कुल सेम मास होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। एंड इसका चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन क्या होगा, वो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसे पार्टिकल बोलूं और ये इसका एंटी पार्टिकल होगा, एंटी पार्टिकल होगा। अब यूं समझ लीजिए कि अगर ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल है तो ये एंटी पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल है तो ये एंटी पार्टिकल है। कंडीशन क्या होती है, मास दोनों का बराबर होना चाहिए। ये देखिए, इसका मास और इसका मास दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, और चार्ज भी बराबर होना चाहिए। ये देखिए और ये देखिए, चार्ज भी बराबर है। सिर्फ फर्क किधर आ रहा है कि ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है और ये पॉजिटिव सेम अमाउंट है। तो जब कोई हमारे पास पार्टिकल होगा तो उसका एंटी पार्टिकल तभी हो सकता है अगर दोनों का मास बराबर होगा और चार्ज भी बराबर होगा, मगर चार्ज में एक कंडीशन रहेगी कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसका मतलब है कि इसका जो मास है वही इसका मास है, जो इसका चार्ज है वही इसका चार्ज है। अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसा है, पॉजिटिव। ये देख लीजिए, ठीक है जी। तो इसके पास अगर सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है जी, उस सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी पे ये दो पार्टिकल में बढ़ जाता है, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल। अब एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके पास एनर्जी होती है जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके पास भी एनर्जी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। अब अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, 0.51 5 5 10 1.02, इसका मतलब इस गामा रे फोटॉन के पास इनिशियल एनर्जी रहेगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब है अगर किसी गामा रे फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होगी तो फिर जाके वो दो पार्टिकल में बटेगा, एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल। अगर इससे एनर्जी कम हुई तो ये पेयर प्रोडक्शन नहीं बनाएगा। पेयर प्रोडक्शन मीन्स एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल का बनना, ठीक है जी। अब एक बात और है कि ये जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी से ये चल नहीं सकता। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पार्टिकल है
और इसके पास ये जो एनर्जी होती है ये रेस्ट एनर्जी होती है, हम इसे रेस्ट मास एनर्जी भी कहते हैं। रेस्ट एनर्जी मीन्स, इस चीज़ को समझने के लिए आप यूं देखिएगा कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन सर, और आइंस्टाइन सर ने एक बात कही थी, अगर कोई पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल है, अगर ये रेस्ट में है, यानी रेस्ट में है, यानी इसका वेलोसिटी है 0, तो इसके मास को कहा जाएगा m0, मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या है 0। अगर कोई पार्टिकल है तो उसका अब वेलोसिटी 0 नहीं है, इट मीन्स वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो उसके मास को हम क्या कहेंगे m। अब ध्यान रखिएगा कि होगा क्या, m हमेशा क्या होगा, m0 से बड़ा होगा। यानी अगर इसका मास, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, मान लीजिए उसका मास है 2 ग्राम, मान लीजिए 2 ग्राम उसका मास है, रेस्ट मास मीन वो रेस्ट में है, अगर वो चलेगा तो आइंस्टाइन सर का कहना था कि जब कोई बॉडी चलती है तो उसका मास बढ़ जाता है। अगर इसका रेस्ट मास है 2 ग्राम, तो जब यही पार्टिकल किसी वेलोसिटी से चलेगा, जब वेलोसिटी इसका 0 नहीं रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 2.1 ग्राम हो गई, 2.1 ग्राम मास हो गया। इनिशियल मास क्या था, यानी m0 था 2 ग्राम, मान लीजिए, ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं, जब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो उसका मास मान लीजिए ये हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या पता चल रहा है कि ये मास बढ़ा है। उन्होंने एक रिलेशन दिया था, उसे बोलते थे रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन, रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन। उनका कहना था कि जब भी कोई बॉडी चलती है तो उसका मास बढ़ जाता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये मास था, ये वाला चलती हुई बॉडी का, और ये मास था रेस्ट मास, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन थी, और ये मास था रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। और ये मास था मास ऑफ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी बी, और ये जो c है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू शायद आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उनका कहने का मतलब था, जब कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो उसका मास m0 होगा और ये वैल्यू कम होगी, और अगर कोई बॉडी चलती है तो उसका मास m होगा, ठीक है जी। और ये क्या होगी, उस बॉडी की वेलोसिटी होगी। जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है, अगर ये रेस्ट में है तो इसका मास m0, अगर यही बॉडी चलने लगी तो इसका मास m, ठीक है ना। ये चलेगी किस वेलोसिटी से, v से, ठीक है। और उनकी एक बात और कहना था, देख लीजिए, अगर कोई बॉडी c स्पीड से चलती है, बेन बहुत मुश्किल होता है किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से चलाना, बेन b = c, तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1, ये कट जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा m0 अपॉन 0, तो m = इन्फिनिटी, मीन्स मास इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। जहाँ इसे यूं लिख लीजिए, नॉट डिफाइंड, एक ही बात है, नॉट डिफाइंड। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी मास नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कब, जब कोई बॉडी c स्पीड से चलेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बॉडी एट रेस्ट जो होएगी उसका मास थोड़ा होएगा, अगर वही बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, जहाँ उससे थोड़ा कम चलेगी, जहाँ और उससे कम चलेगा। कहने का मतलब है कि जब बॉडी किसी स्पीड से चलने लगेगी तो उसका मास बढ़ता जाएगा, जब वही बॉडी c स्पीड से चलने लगेगी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलने लगी, तब उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, बहुत ज़्यादा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। वो एक बात और ध्यान में रखिएगा, लोगों ने कुछ एक बात और कर दी, ये जो 1/b² था, 1/b² को नाम दे दिया 1/c², 1/√1 माइनस b² को नाम दे दिया गामा फैक्टर। क्या जी, गामा फैक्टर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जब भी हमारे पास कुछ ऐसी कहानी आ जाए तो हम इसे लिख सकते हैं m = गामा m0, ठीक है जी, गामा × m0,
ये देख लीजिए। तो रेस्ट मास इनटू गामा फैक्टर, तो गामा फैक्टर किसके बराबर है जी 1/1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो चलिए इसके बाद मैं आपको ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि याद रखिएगा रेस्ट मास कम होगा और जो बॉडी वेलोसिटी बी से चलेगी तो उसका मास बढ़ जाएगा। जब वही वेलोसिटी सी के बराबर हो जाएगी तो मास हो जाएगा जी इनफाइनाइट बाय द रिलेशन m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो उनके मुताबिक ये जो पार्टिकल था ये रेस्ट में था, ये भी पार्टिकल रेस्ट में था, यानी इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं थी तो इसका मास क्या होगा उस वक्त एम नॉट होगा। अगर मैं इसको एनर्जी की शेप में लिखूं तो ये इसके पास एनर्जी आएगी एम नॉट सी स्क्वायर, किसके पास इसके पास, और इसके पास भी क्या आएगी एम नॉट सी स्क्वायर। आप कहोगे सर ये कैसे आ गई। एक्चुअली में आइंस्टाइन की एक और कहना था कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसे बोलते हैं मास एनर्जी इक्वेशन। अगर मैं इसको एम नॉट लिख दूं तो इसका मतलब है ये बॉडी है जो जिसका मास एम है वो अब रेस्ट में है। तो अगर मैं इसको E नॉट लिख दूं तो इसका मतलब ये उसकी एनर्जी आएगी रेस्ट मास एनर्जी। क्या कहलाएगी रेस्ट मास एनर्जी, माने पार्टिकल क्या है रेस्ट में है। अगर मैं इसको यूं लिखूं एम सी स्क्वायर, अब देखिए ये एम है ना कि एम नॉट है, इसका मतलब अब कोई पार्टिकल वेलोसिटी बी से चल रहा है तो दिस इज रेस्ट मास एनर्जी नहीं है, ये क्या है चलते हुए पार्टिकल की एनर्जी है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन से पता चलेगा E इज ग्रेटर देन E नॉट बिकॉज C तो दोनों में कॉमन है, C तो दोनों में कॉमन है। तो कंडीशन क्या बनी कि M इज ग्रेटर देन M नॉट। ठीक है जी। एज M इज ग्रेटर देन M नॉट देयरफॉर E इज ग्रेटर देन E नॉट। तो कहानी क्या बनी कि उनके मुताबिक M नॉट सी स्क्वायर प्लस M नॉट सी स्क्वायर, इसको देखिए M नॉट सी स्क्वायर इसका M नॉट सी स्क्वायर इसका, तो ये भी M नॉट सी स्क्वायर कितना है जी 0.51, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और प्लस ये क्या है 0.51, तो ये क्या बना 1.02। ठीक है, दोनों को जमा करके देख लीजिए 1 1 2 5 5 10, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, इतनी एनर्जी थी इन दोनों के पास, तो इसके पास भी इतनी एनर्जी होगी, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट है जब इसके पास इतनी एनर्जी होगी। और ये किसके बराबर है, ये है जी 2m नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, 2m नॉट सी स्क्वायर यानी m नॉट 2m नॉट सी स्क्वायर, यूं लिख लीजिए 2m नॉट सी स्क्वायर। और ये 2m नॉट सी स्क्वायर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एक लिमिटिंग कंडीशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिमिटिंग कंडीशन है कि जब तक इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, ये क्या 2m नॉट सी स्क्वायर, तब तक ये इसमें नहीं टूटेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इस केस में कहानी क्या है कि हम चार्ज कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, तो चार्ज कंजर्वेशन में कहानी क्या है जी, इनिशियल चार्ज देखिए, ये एनर्जी है तो इसका इनिशियल चार्ज होगा 0, तो ये फाइनल है तो फाइनल एनर्जी फाइनल चार्ज क्या होगा, इसके पास है माइनस का और इसके पास है प्लस का, तो टोटल हो गया चार्ज 0। तो कहने का मतलब है कि इनिशियल चार्ज, तो क्या हो गया कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, मीन चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है जी। चार्ज कंजर्वेशन की कहानी क्या है कि इनिशियल चार्ज शुड बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो हमने पीछे कहानी पढ़ी थी, किसी भी चीज का कंजर्वेशन तभी होगा, क्वांटिटी बिफोर एक्शन मस्ट बी इक्वल टू क्वांटिटी आफ्टर एक्शन। चाहे वो क्या है, चार्ज है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे लीनियर मोमेंटम है, चाहे वो क्या है एंगुलर मोमेंटम। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए दिस इज ऑल अबाउट योर पेयर प्रोडक्शन, मगर दिस इज़ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी है। ऐसा देखिएगा कि आपने सिर्फ एग्ज़ाम में यही बताना है कि चार्ज उसका कंजर्व्ड है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, मींस टूटने से पहले इज इक्वल टू टूटने के बाद। मगर इसमें थोड़ी सी बातें और हैं, हम थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं, पेयर प्रोडक्शन को मज़ा आएगा, देखिएगा इसे। अब देखिए
कहानी क्या है कि अगर इस भाई साहब के पास इतनी एनर्जी नहीं होएगी, यानी अगर एनर्जी फोटान की एनर्जी, दिस इज फोटान, गामा रे फोटान, इस गामा रे फोटान की एनर्जी है जो अगर लेस देन हुई किससे, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर टू एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए। उस वक्त यानी इसकी एनर्जी इन दोनों के सम से कम है, यानी इसकी एनर्जी इससे कम है, यानी 1.02 से कम है, देन नो पेयर प्रोडक्शन इज नो पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, नो पेयर प्रोडक्शन, कोई पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी, यानी ये वाले ए ई और ये प्लस सी, नेगेटिव ई पॉजिटिव ई बनेंगे ही नहीं। दूसरी कंडीशन है E इज इक्वल टू 2m नॉट सी स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों बनेंगे तो सही, पेयर प्रोडक्शन होगा, यानी पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। बट इन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यानी ये बन तो जाएंगे, चलेंगे नहीं। ठीक है जी, ये चलेंगे नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। बट ई नेगेटिव एंड ई पॉजिटिव डोंट हैव काइनेटिक एनर्जी, डो नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल के पास होती है जो चलता है। जब कोई बॉडी चल ही नहीं रही तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये बनेंगे, जब इतनी एनर्जी होएगी तो ये बनेंगे मगर चलेंगे नहीं। इस करके इसका मास m नॉट, क्योंकि ये रेस्ट मास है। हमने कहा ये चल नहीं रहे, ये बन तो गए मगर चल नहीं रहे, दैट इज वाई वी हैव टेकन हियर m नॉट m। थर्ड केस, when E is greater than 2m नॉट सी स्क्वायर। देखिए इसका मतलब है कि इस इंसिडेंट फोटोन जो हमारे पास गामा रे फोटोन है, इसके पास एनर्जी ऑफ 1.02 से ज़्यादा है, यानी 2m नॉट सी स्क्वायर से ज़्यादा है। देन पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, पेयर प्रोडक्शन होगा, देन देयर इज पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, देन पेयर प्रोडक्शन takes place, but E positive and E negative have kinetic energy as well। उस वक्त क्या होगा, इसके पास भी एनर्जी होगी और इसके पास भी एनर्जी होगी, यानी अब की बार ये m नॉट नहीं लिखा जाएगा, इसे m लिखेंगे। इसके पास जो एनर्जी होगी उसे m सी स्क्वायर लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे m सी स्क्वायर, यानी इन दोनों को मिला के तब एनर्जी क्या होगी 2m सी स्क्वायर। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो ये कंडीशंस आ गई इसकी कि जब लेस देन एनर्जी 1.02 होगी तो क्या होगा, पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, जब बराबर होगी तो होगा मगर चलेंगे नहीं, जब इससे ज़्यादा हुई वो पेयर प्रोडक्शन भी होगा और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यानी कि उस केस में ये कंडीशन होएगी। चलिए इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि इस पेयर प्रोडक्शन में एक बात और कही जाती है कि जनाब इसमें क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, चार्ज, ये क्या सब होल्ड करते हैं। हमने कहा चलो देखते हैं इसे। देखिए इसमें कहानी ये है कि चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करता है, ठीक है जी, चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करता है, एनर्जी का कंजर्वेशन भी होल्ड करता है, बट लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होल्ड नहीं करता। उसको चलिए थोड़ा देखते हैं। ये हमारे पास है जी क्या, इंसिडेंट फोटॉन, यानी हमारा इनिशियल फोटॉन है जो उसके पास एनर्जी है। तो ये दो में बट गया, एक इधर चला गया, यूँ देख लीजिए, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। इसको ई पॉजिटिव कह दीजिए, नेगेटिव डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर ई नेगेटिव डाल दीजिए, ठीक है जी। अब ये हमारा जो फोटॉन है यूँ मान लीजिए कि वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। कौन जी, गामा रे फोटॉन, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, पॉजिट्रॉन, और ये हमारा क्या है जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये यूं चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं। ये हमारा गामा रे फोटॉन है।
अब इसके पास एनर्जी जो है, हम कंडीशन ये लगाते हैं कि इसके पास जो एनर्जी है E इज इक्वल टू वो है एच न्यू। ठीक है जी, वो एनर्जी क्या है जी, एच न्यू है। यानी आप यूं कह सकते हैं इसके पास एनर्जी है एम सी स्केयर, यानी 1.0 ये लिखिए 2 एम सी स्केयर। ठीक है जी, यानी कि अब 1.02 से ज़्यादा है, एम लिख रहा हूँ मैं, एम नॉट नहीं लिख रहा हूँ, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। हाँ, एक बात और है, मेरे से मिस हुआ कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों यूज़ किया। देखिए, जब आप पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल की यूं से कहिए कि मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसकी एनर्जी को जूल में मत लिखिएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिएगा। मेगा का मतलब हो जाएगा 10⁶, उसके साथ जोड़ दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके पास एनर्जी इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, तो 2 एम सी स्केयर है, तो इसके पास एनर्जी होएगी एम सी स्केयर और इसके पास भी एनर्जी होएगी एम सी स्केयर। ठीक है जी, अब इस केस में क्या है कि एच न्यू जो है, एच न्यू एनर्जी का कंजर्वेशन, एच न्यू किसके बराबर है जी, ये एम सी स्केयर और इनिशियल एनर्जी, चलो यूं लिख लीजिए, इनिशियल एनर्जी है आपके पास एच न्यू और फाइनल एनर्जी है आपके पास, फाइनल एनर्जी इन दोनों का जमा करना पड़ेगा, एम सी स्केयर प्लस एम सी स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया 2 एम सी स्केयर। बट ठीक है जी, बट क्या है कहानी, बट है जी एम है हमारे पास एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्केयर अपान सी स्केयर, मगर 1 अपान रूट 1 माइनस बी स्केयर अपान सी स्केयर, तो हमारे पास है गामा फैक्टर बोलते हैं इसे, तो ये मैं इसे लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू गामा एम नॉट। ठीक है जी, अगर मैं इसे यूं लिखा तो मेरे पास फाइनल एनर्जी क्या आ गई, मेरे पास फाइनल एनर्जी आ गई 2 m की जगह क्या आएगा, गामा एम नॉट सी स्केयर, ये हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गई। ठीक है जी, यानी इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया इसका, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होल्ड करता है, यानी इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होल्ड किया, तो एच न्यू इज इक्वल टू गामा एम नॉट सी स्केयर। ठीक है जी, तो चार्ज का कंजर्वेशन भी होल्ड करता है, ये पहली कंजर्वेशन हो गई। चार्ज का इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, इसका भी 0 और ये नेट प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट, तो चार्ज भी कंजर्वेशन होल्ड कर गया। बट इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होता। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों नहीं होता, वो इस करके कि इसके पास कुछ मोमेंटम, इन दोनों के बीच को मोमेंटम का कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो उस डिफरेंस ना आए, उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ कोई हैवी न्यूक्लियस रख देते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पेयर प्रोडक्शन का जो फिनोमेना है ये वैक्यूम में नहीं होता। वैक्यूम में इसलिए नहीं होता क्योंकि वैक्यूम में मैटर नहीं है, अगर मैटर नहीं है तो आटम नहीं है, आटम नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं, यानी कोई ऐसी पार्टिकल नहीं है, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो इसके एक्स्ट्रा मोमेंटम को ऑब्जर्व कर ले। एक्स्ट्रा मोमेंटम मीन इनिशियल और फाइनल के बीच जो मोमेंटम का डिफरेंस है उसको ऑब्जर्व कर ले और मोमेंटम को कंजर्व कर दे। तो वो हम यहाँ पे जो न्यूक्लियस रखते हैं उसका मेन फंडा ही यही है कि वो क्या करता है, एक्स्ट्रा मोमेंटम को ऑब्जर्व करता है। एक्चुअली में इसका इस पेयर प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, एक्स्ट्रा मोमेंटम को ऑब्जर्व करता है। इस चीज़ को चलो हम देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा मोमेंटम की कहानी क्या है। तो चलिए इसे देखते हैं कि अगर मैं कहूँ कि इसका मोमेंटम कहूँ P1, P कह दूँ, चलो इसका भी मोमेंटम P कह दूँ, और इसने इधर एंगल बनाया थीटा, तो इसने भी इधर एंगल बनाया थीटा। अब मोमेंटम आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी देखिए ये आपका जो फोटोन है एक्स एक्सिस पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है जी, एक्स एक्सिस पे चल रहा है, और ये कहाँ पे चल रहा है, एक्स और वाई दोनों के बीच चल रहा है। कौन, ये आपका पॉजिट्रॉन,
और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन ये भी इस प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिट्रॉन किसी एंगल पे चल गया तो उसका मोमेंटम p है, तो p तो दो हिस्सों में टूट जाएगा। p इज डिवाइडेड इनटू एक ये वाला और एक ये वाला कंपोनेंट। अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये बनेगा p cos थीटा और अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा p sin थीटा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर ये p है तो ये भी इस साइड क्या बनेगा, p cos थीटा, p cos थीटा। तो इधर क्या बनेगा, p sin थीटा। ठीक है जी। अब ये p sin थीटा और ये p sin थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, दे कैंसल आउट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो उस वक्त कहानी क्या आती है कि जब हम लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन देखिए ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है जी। अब इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, इसका मोमेंटम क्या है जी, इनिशियल मोमेंटम पी को मैं लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी। किसका, इसका मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इसको मैं एम सी को यूं लिख दूं कि एम सी इंटू सी बाई सी, कोई दिक्कत तो नहीं, सी इंटू सी स्क्वायर ये कट जाएंगे, तो मैं इसको यूं लिख दूं एम सी स्क्वायर बटे सी। ठीक है जी। तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम आया, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है जी, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मेरा ये आ गया, तो ई एम सी स्क्वायर, तो मैं इसे लिख दूं इनिशियल मोमेंटम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये मेरे पास आएगा ई अपॉन सी, बट ई इज इक्वल टू एच न्यू। क्या जी, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो इनिशियल मोमेंटम मेरा आ गया एच न्यू अपॉन सी। यानी ये मेरे पास जो पार्टिकल है इसके पास एनर्जी तो एच न्यू है। अगर मैं एच न्यू को, एनर्जी इसके पास क्या है जी, एच न्यू। अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, एच न्यू अपॉन सी। ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। तो इसका मोमेंटम क्या होएगा, देखिए मोमेंटम पार्टिकल जा रहा था एक्स एक्सिस पे, कौन, गामा रे फोटॉन। तो ये पॉजिट्रॉन चला गया एक्स वाई प्लेन में, ये भी एक्स वाई प्लेन में, तो p टूट गया दो हिस्सों में, एक p cos थीटा, एक p sin थीटा। ये देखिए ये यूं देखिए। ठीक है जी। ये आ गया आपका क्या, p cos थीटा, और ये p cos थीटा, और ये आ गया p sin थीटा। अब इसके लिए आइए, ये रहा थीटा, तो ये p cos थीटा, तो ये p sin थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल मोमेंटम आपका कुल मिला के क्या आया, तो फाइनल मोमेंटम आएगा जैसे कि ये दोनों आपस में कट चुके हैं, p sin थीटा और p sin थीटा कट चुके हैं, तो दोनों का मोमेंटम होगा, वो होगा p cos थीटा प्लस p cos थीटा। p cos थीटा किसका, इस वाले का, और दूसरा p cos थीटा इस वाले का। तो हमारा कुल मिला के मोमेंटम आया 2p cos थीटा। ठीक है जी। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर मैं इसको 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, तो इन दोनों को अगर मैं यहां भरूं, लेट अस से दिस इज x, तो पुट करूं 1 and 2 इन इक्वेशन x, तो हमारे पास क्या आएगा, एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 2p cos ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब ये जो p आया हमारे पास, ये p आया, इसको हम रिजॉल्व कर लें। वो कैसे, एच न्यू अपॉन सी, 2 का 2, p को मैं लिख दूं मास इनटू वेलोसिटी, किसकी, इसकी और इसकी। ठीक है जी, इसकी और इसकी। तो ये मेरे पास आएगा cos ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो ये मोमेंटम है इसका ध्यान रखिएगा। एम सी स्क्वायर इसकी एनर्जी है। अच्छा, अगर मैं इसको यूं लिखूं, एच न्यू, सी को इधर भेज दूं, तो मेरे पास आएगा 2 इंटू सी एम बी cos ऑफ थीटा। अगर मैं इसको यूं लिखूं, एच न्यू इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे ही आप एक काम और कर लीजिए, सी अपॉन सी कर लीजिए। ठीक है।
तो अब मेरे पास क्या आएगा, दिस सी स्क्वायर, तो मैं इसे लिखूं 2c², तो m को क्या लिख दूं, गामा m नॉट। देखिए ये जो m है इसको मैंने लिख दिया गामा m नॉट, तो इसको कोई इक्वेशन डाल दो, लेट अस से इक्वेशन A, यूजिंग इक्वेशन A, गामा m नॉट b cos थीटा अपॉन c, तो यहां लिख लो यूजिंग इक्वेशन A। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कहानी बनी हमारे पास कहानी बन गई इसकी कि एच न्यू इज इक्वल टू, हाँ एक बात और है, देखो जानी के अब इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज मोमेंटम, सी इधर भेजा तो दिस इज एनर्जी। अब एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और दोनों की वैल्यू क्या है, 2 गामा m नॉट c²। इस चीज का और ध्यान रखिएगा, गामा इज गामा फैक्टर 1/1 माइनस b²/c², मगर ये जो है दिस इज गामा रे फोटॉन, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, गामा रे फोटॉन दैट इज गामा फैक्टर, गामा रे फोटॉन। ठीक है जी, तो चलिए, तो अब मैं इस एच न्यू को ये लिख दूं, अगर इस एच न्यू को मैं ये लिख दूं 2 गामा m नॉट c², और देखो इधर देखो 2 गामा m नॉट c², ये पूरी को यूं लिख दूं 2 गामा m नॉट c²। ठीक है जी, और क्या आएगा ये इनटू b cos थीटा अपॉन c, ये वाला c इसके नीचे। अब इस इक्वेशन को देखिए जरा, इट मीन्स दिस इज एनर्जी, अब ये टर्म इसके बराबर है, मुसीबत आ रही है इस टर्म की, इस चीज को पकड़िएगा, मीन्स एनर्जी है जो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर हो सकती है अगर ये क्या हो जाए, सारे का सारा 1। अब देखिए इधर एनर्जी कंजर्व है, अब अगर जब हमने इसको यूज करने की कोशिश की, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम में कन्वर्ट करने की कोशिश की, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने की कोशिश की, जब वहां से हम इस इक्वेशन को बराबर कर रहे थे, इनिशियल मोमेंटम हमारा ये रहा और फाइनल मोमेंटम हमारा ये रहा। अब जब हम दोनों को बराबर कर रहे थे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, उस मोमेंटम से हमने जब उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो वो एनर्जी जो इस इक्वेशन में कंजर्व हो रही थी, वो इधर इस फैक्टर के करके थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कहने का मतलब है एनर्जी अब कंजर्व नहीं हो रही, तो इट मींस ये इक्वेशन इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी हो सकती है अगर ये इक्वेशन क्या हो जाए 1। देखिए कहानी ये है कि जब आप कोई इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो उसमें साइमल्टेनियसली सारे लॉस होल्ड करने चाहिए, यानी एक समय पे सारे लॉ होल्ड करने चाहिए, लीनियर मोमेंटम का भी, चार्ज का भी और आपका एनर्जी का भी। देखिए चार्ज का तो हो ही रहा था, एनर्जी का भी हो रहा था, जब हम मोमेंटम का करने लगे तो मुसीबत इस टर्म ने डाल दी। ठीक है जी, इनिशियल फाइनल के बराबर है, मगर ये अगर 1 हो जाए इट मीन्स कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, जो कि इधर हो रही थी इधर नहीं हो रही है। ये हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल इफ बी cos थीटा अपॉन सी इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 हो जाए, अब 1 कैसे हो जाए, इट मीन्स कि ये 1 हो सकता है, उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखते हैं। देखिए कि अगर मैं लिखूं फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, b अपॉन सी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है v इज इक्वल टू सी। व्हाट इज b? b हमने लिखा
दिस इज बी। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। कौन सा? पॉजिट्रॉन। और कौन सा? इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों किससे चलने लगे? c स्पीड से चलने लगे। अगर c स्पीड से चलने लगे तो इसका मतलब इसका भी मास इनफाइनाइट हो जाएगा और इसका भी मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे? वो यूजिंग इक्वेशन m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। इस इक्वेशन के मुताबिक, रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन के मुताबिक अगर बी सी भरेंगे तो ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा, तो m क्या हो जाएगा जी? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है जी। इट मीन्स कोई भी चीज, इसलिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमारे आइंस्टाइन सर ने दी थी, उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती, अगर चली तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्टिकल क्या है जी? या ये पार्टिकल दोनों सी स्पीड से नहीं चल सकते। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन दूसरी यानी केस सेकंड, वो क्या है कि cos थीटा 1 हो जाए, यानी कि ये टर्म 1 हो जाए, यानी b/c 1 हो जाए और cos थीटा भी 1 हो जाए। तो b/c 1 हुआ तो इसका मास इनफाइनाइट, और cos थीटा 1 हुआ तो इट मीन्स थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है आपका पॉजिट्रॉन भी इधर, यानी थीटा ये वाला थीटा 0 तो यानी ये इधर, ये वाला थीटा 0 तो ये इधर, यानी आपका पॉजिट्रॉन भी इधर और इलेक्ट्रॉन भी इधर, और दोनों चल रहे हैं। इसका ध्यान रखिएगा, दोनों क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसके मास को क्या रखा था जी? ये देखिए P इज इक्वल टू mb, इसका मोमेंटम ले रहे थे। इट मीन्स दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों इस लाइन के ऊपर अलोंग x एक्सिस चल रहे हैं। तो इसका मतलब इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास चार्ज पॉजिटिव, इसके पास चार्ज पॉजिटिव, इसके पास चार्ज नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और एनिहिलेट कर देंगे। इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, यानी हमारी समस्याएं बिगड़ गई सारी की सारी। हम चाहते थे पेयर प्रोडक्शन हो, हम पेयर प्रोडक्शन करना चाहते थे, मगर जब दोनों थीटा 0 हो गया तो दोनों एक लाइन पे आ गए और दोनों चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इट मीन्स कि पेयर प्रोडक्शन होगा ही नहीं। इट मीन्स ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है और ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। इसका मतलब कहानी ये हुई कि एक चीज और ध्यान रखिएगा कि b/c 1 नहीं हो सकता। ठीक है जी। इट मीन्स b की वैल्यू c के बराबर नहीं, इट मीन्स c की वैल्यू b से बड़ी होगी। ठीक है जी। यानी b की वैल्यू c से कम होगी। अगर b की वैल्यू c से कम हुई तो ये फैक्टर जो लेस देन 1 आएगा, और अगर थीटा 0 आ भी गया तो ये फैक्टर cos थीटा 0 1 हो गया, तो ये वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 हो सकती है। ठीक है जी। अब कहानी ये बनी कि ये ओवरऑल फैक्टर लेस देन 1 होगा। अगर ये फैक्टर लेस देन 1 हुआ तो इट मीन्स दिस टर्म, होल टर्म इज लेस देन दिस टर्म, दिस होल टर्म इज लेस देन दिस टर्म। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा और इस पोर्शन में एनर्जी कम, यानी एनर्जी का डिफरेंस आ गया, यानी इसके पास एनर्जी ज्यादा और इनके पास एनर्जी कम। इसलिए अब मोमेंटम की शेप में बोलिए तो इसके पास मोमेंटम ज्यादा और इनके पास मोमेंटम कम। अगर ऐसी कहानी हुई तो इसका मतलब है मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, मोमेंटम का डिफरेंस आएगा, ये ज्यादा कम, इन दोनों का कुल मिला के कम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियस रख देते हैं। क्या रख देते हैं जी? हैवी न्यूक्लियस रख देते हैं। वो न्यूक्लियस क्या करता है कि जो मोमेंटम का डिफरेंस है इसके और इन दोनों के सम के बीच का, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिससे क्या होता है जी? मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है इस पेयर प्रोडक्शन के दौरान। तो कहने का मतलब हमारा कुल मिला के ये हुआ कि इस न्यूक्लियस का कोई लेना देना नहीं है पेयर प्रोडक्शन में। तो इसका मेन फंडा क्या है? ये इट इज यूज हियर जस्ट टू कंजर्व द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इन पेयर प्रोडक्शन, और कुछ नहीं है इसका मसला। ठीक है जी। एक्स्ट्रा जो लीनियर मोमेंटम इसके पास आ रहा है और इसके पास कम है, इस टर्म के पास, यानी इनिशियल मोमेंटम ज्यादा है और फाइनल मोमेंटम कम है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल एनर्जी कम है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो मोमेंटम का डिफरेंस है, वो ये हैवी न्यूक्लियस ऑब्जर्व कर लेगा और हमारा जो
मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसका एक बात और है इसमें, वो ये थी कि ये गामा रे फोटॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस चल रहा था, तो हमने भी इसका मोमेंटम है, जो मोमेंटम का कंजर्वेशन वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही देखना है। इसकी भी एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, गामा रे की एनर्जी अलॉन्ग एक्स यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ गामा रे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसका मोमेंटम भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इस करके हमने ये थीटा सेम लिया। अच्छा एक बात और है, थीटा भी सेम होता है, थीटे में डिफरेंस नहीं होता दोनों में। क्यों? क्योंकि अगर थीटे में डिफरेंस हुआ तो साइन थीटा थीटा दोनों एक जैसे नहीं होंगे, तो ये वैल्यू एक जैसी नहीं होगी, ये वाली और ये वाली। क्यों? क्योंकि एक पॉजिट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का P इज इक्वल टू एम बी, P इज इक्वल टू P होता है एम बी। ठीक है जी, तो मास तो दोनों का बराबर है, क्योंकि एक पार्टिकल है एक एंटी पार्टिकल, मास तो दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी दोनों की बराबर है। इसका मतलब थीटा भी दोनों के बीच का बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये एक दूसरे को ये वाली टर्म को कैंसिल आउट कर पाएगी। अगर इनके बीच का डिफरेंस हुआ तो ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस करके हम क्या कहते हैं जी, P एक पार्टिकल इधर चला गया एक पार्टिकल इधर चला गया, इसका मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस cos थीटा और इसका sin थीटा, इसका इधर cos थीटा और इधर sin थीटा, दोनों ने कैंसिल किया, दोनों को प्लस किया, तो इस तरीके से हमने सॉल्व आउट कर लिया। तो इस तरीके से हमने ये पाया कि पेयर प्रोडक्शन का जो मसला है ये वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में क्या होगा, वहाँ कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं होगा। जैसे कि ये न्यूक्लियस हमने रखा टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, ये वहाँ पे नहीं होगा, तो वहाँ पे कहानी क्या बनेगी कि पेयर प्रोडक्शन का मसला नहीं रहेगा, वहाँ पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। चार्ज का कंजर्वेशन आपको मैंने पहले बता दिया। तो चलिए एक छोटी सी बात इसमें और है, वो है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। लेट अस सी दैट वन। वो एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या है कि इसमें क्या है, एनर्जी मास में बदलती है। ठीक है जी, एच एन यू जो हमने गामा रे फोटॉन लिया वो क्या है, कुछ नहीं है, वो तो एनर्जी है। वो किस में बदल गया, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। वो क्या है, वो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है और दूसरा एंटी पार्टिकल है जिनका की मास है, तो जनी एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मास। तो जो दूसरा है एनिहिलेशन ऑफ मैटर, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, जहाँ का आप कह सकते हैं कि उल्टा है वो, किससे, पेयर प्रोडक्शन से। एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये जनाब उससे उल्टा है। उससे उल्टा कैसे कि उसमें क्या था कि एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मास, यहाँ पे क्या है कि मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी फोटॉन ने एक पार्टिकल बनाया और एंटी पार्टिकल बनाया, यहाँ पे क्या होंगे, दो पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल और एक उसी का एंटी पार्टिकल। ये लीजिए, तो दोनों नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जनाब एक दूसरे को खींच के तो क्या बनाएंगे, गामा रे फोटॉन बनाएंगे। क्या, गामा रे फोटॉन, गामा रे फोटॉन बनाएंगे जी। अब ये गामा रे फोटॉन एक नहीं बनेगा कि गामा रे फोटॉन दो बनेंगे। यूं समझिए कि एक पॉजिट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन बोले तो अट्रैक्शन, ठीक है जी। जब इंटरेक्शन शब्द यूज हो तो वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, बट हेयर इंटरेक्शन मीन अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों का चार्ज अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, जैसे जो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, उनका कोलिजन होगा, टक्कर लगेगी, तो दोनों क्या करेंगे, दो गामा रे फोटॉन यूं फेंकेंगे, बना के यूं फेंक देंगे। एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। ये एक इधर इधर क्यों जाएगा, टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, एक गामा रे फोटॉन इधर एक गामा रे फोटॉन इधर, तो इस करके हम कहेंगे कि कितने फोटॉन्स, 2 गामा रे फोटॉन्स बनेंगे। अच्छा, और एक बात बड़ी मजेदार बात है, मैंने कहा कि ये चल नहीं रहा तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, m0c, इसके रेस्ट मास एनर्जी, क्या, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है जी, ये भी चल नहीं रहा तो इसकी भी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी। और जब ये टक्कर खा के दो गामा रे फोटॉन बनाएंगे तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, वो होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इसके पास ये m0c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.51
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी भी वैल्यू क्या होएगी जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप दोनों को प्लस कीजिए तो ये बराबर आएगा, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है जी, तो इस केस में एनर्जी कंजर्व रही, मगर हमारा टारगेट था कि चार्ज कंजर्व है। तो चेक करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसमें, एनिहिलेशन ऑफ मैटर में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए जी यहाँ भी चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। अब देखो इनिशियल चार्ज क्या है, इनिशियल चार्ज है प्लस ई, और दूसरा क्या है माइनस ई, तो ये क्या हो गया 0। और फाइनल चार्ज क्या है हमारा, फाइनल चार्ज, ये तो एनर्जी है, इसका चार्ज रहेगा जी 0। तो हुआ क्या, तो हमने क्या पाया कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, मीन्स चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड इन एनिहिलेशन ऑफ मैटर, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है जी। अच्छा, हमारी जब कभी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो इतनी सी कहानी काफ़ी है। देखिए अब हम थोड़ा सा और लेते हैं कि अगर इसका रेस्ट मास ना होके बल्कि ये दोनों चलें, मीन्स अब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ठीक है जी, नोट करके लिख लीजिए कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ठीक है जी, ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। ठीक है जी, इसकी भी वेलोसिटी अब 0 नहीं है और इसकी भी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो अब इसकी एनर्जी क्या आएगी mc²। ठीक है जी, अब m नहीं आएगा। जब मैं m नॉट लिखूं तो इसका मतलब रेस्ट मास, मैंने पीछे भी बताया, जब मैं m लिखूं तो इसका मतलब है ये उस बॉडी का मास है जो बॉडी चल रही है, जो पार्टिकल चल रहा है, ये उसका मास है। ये किसका मास है, उस पार्टिकल का मास है जो कि रेस्ट में है। तो इस करके इससे जो एनर्जी बनेगी वो रेस्ट मास एनर्जी, और इससे जो बनेगी वो रेस्ट मास एनर्जी नहीं होएगी, वो एनर्जी होगी किसी चलते हुए पार्टिकल की। इट मीन्स अब पार्टिकल चल रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है, कोई भी बॉडी जब चलती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जब कोई पार्टिकल चलता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसके में भी इसके पास भी एनर्जी होगी mc²। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो गामा रे फोटॉन तो बनाएंगे, गामा रे फोटॉन तो बनेंगे ही, 2 गामा रे फोटॉन्स। फिर वही कहानी कि दोनों टकराएंगे, एक इधर जाएगा, एक दोनों पार्टिकल एंटी पार्टिकल टकराएंगे, एक गामा रे इधर जाएगा, एक गामा रे इधर जाएगा, टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। तो इस केस में इसके पास एनर्जी क्या रहेगी, फाइनल एनर्जी क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी mc² प्लस mc², दिस इज इक्वल टू 2mc²। ठीक है जी। अब इस केस में कई बार इसको यूं लिखा जाता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2m को लिख सकता हूं मैं गामा m0c², यानी ये हमारे पास आएगी एनर्जी फाइनल। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आएगी, यूं लिख लीजिए, एनर्जी आएगी फाइनल 2 गामा m0c²। ठीक है जी, तो इनिशियल एनर्जी mc², 2mc², तो वही चीज़ वहाँ पे बनेगी। मगर कई बार इसे ऐसे लिखा जाता है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर m को मैं लिख दूं गामा m0, जहाँ तो कई बार ऐसे लिख देते हैं कई लोग m0c² प्लस m0c²। ठीक है जी, ये रेस्ट मास एनर्जी आ गई। ठीक है जी, इसकी भी और इसकी भी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी बात हो रही है, इनकी। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसी इक्वेशन को ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, 2 गामा m0c² और m0c², दिस इज रेस्ट मास एनर्जी, दिस इज रेस्ट मास एनर्जी और दिस इज काइनेटिक एनर्जी। देखिए एक बात और होती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास m0, जब कोई बॉडी चल रही है, जब पार्टिकल चल रहा है तो उसका मास m। अब देखिए जब बॉडी रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। ध्यान से देखिएगा इसे, जब पार्टिकल चल रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दिखती कैसी है, वो उसके बढ़े हुए मास में दिखती है, मीन जो उसका इंक्रीज्ड मास है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है जी, अगर पार्टिकल, मैंने इसीलिए लिखा m0c², ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ रिफ्लेक्ट होएगी कि
वो रिफ्लेक्ट होगी इसके यानी ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी बड़े हुए मास में, यानी इसीलिए हमने लिखा गामा एम नॉट। ये देखिए एम ना कि एम नॉट है, ठीक है ना, तो इट मीन्स एम इज ग्रेटर देन एम नॉट, ठीक है जी। तो जो मास बड़ा उसमें ये काइनेटिक एनर्जी दिखती है, तो इस करके हम इस इक्वेशन को यूं भी लिखते हैं, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो इस पूरे को आप लिख सकते हैं 2 गामा m0c², ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट योर एनिहिलेशन ऑफ मैटर एंड पेयर प्रोडक्शन। Then these are the general basic properties of charge। तो उसके बाद हम थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज़ लेंगे चार्ज की, फिर उसके बाद हम आएंगे कुछ सवाल करेंगे क्वांटाइजेशन के ऊपर, देन कम्स अवर कूलम लॉ, फिर उसके बाद आगे चलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।